नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे तिजोरी की। तिजोरी बचपन में गुल्लक हुआ करता था, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो गुल्लक तिजोरी में बदल जाता है। लेकिन तिजोरी को लेकर के देश में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। तिजोरी पर हक किसका है, पहला हक किसका है, इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। चुनाव नजदीक हो तो इस तरह के बयान देखने को भी मिलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला भी दिया जा रहा है। लेकिन तिजोरी पर हक की बात अलग है। कुछ लोग तिजोरी पर हक की बात कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय का हक तिजोरी पर बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो रेहड़ी पटरी लगाकर बैठे हुए हैं, वो कोई तिजोरी नहीं भरना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना। लेकिन वहां पर हमें महंगाई याद आ जाती है और महंगाई को लेकर के देश में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आप एक चीज जरूर देखिए कि महंगाई की परिभाषाएं एक महंगे रेस्तरां में और रेहड़ी पटरी पर दोनों जगहों पर अलग अलग बंटी हुई नजर आती हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसको लेकर के भी न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की कर लेते हैं, उनके एक बयान की कर लेते हैं। जगदीश ठाकुर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो कहते हैं कि देश की तिजोरी यानी कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उनका बयान सामने आता है, जिसके बाद खूब घमासान देखने को मिलता है। कांग्रेस की ओर से इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन जरूर देखने को मिला है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर हज हाउस का पोस्टर लगा दिया गया है। कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर काली पुती हुई भी पोस्टर्स में नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या अगर कोई नेता इस तरह का बयान देता है तो उस पर इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए? क्या विरोध जताने का तरीका एकमात्र यही है? सवाल कई सारे जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वो बाइट सुना देते हैं जगदीश ठाकुर की, और उस बाइट में वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। गुजराती में वो बयान है, हिंदी में ट्रांसलेशन करके हमने उसको दिखाने की जरूर कोशिश की है कुछ शब्दों के जरिए, ताकि आप लोगों को वो आसानी से समझ में आ सके। चलिए सबसे पहले वो बयान आपको सुना देते हैं। कांग्रेस એની આઈડિયોલોજીમાં કોઈ દાડો ચેન્જ નથી કરતી ને વિચારમાં કોઈ દાડો ફેર નથી કરતી। એ સત્તા મળી તોય એનો વિચાર પકડીને ચાલે છે અને સત્તાના મૂળિયા ઉખાડીને ફેંકી દીધા તો પણ કોંગ્રેસે એના વિચારોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટી આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે ને આવું બોલવાથી 1000 વખત નુકસાન થાય તો પણ કોંગ્રેસ એની વિચારધારામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં। जगदीश ठाकुर का बयान आपने सुना, और इस बयान के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है सियासी गलियारों में। आखिर इस तरह का बयान क्या दिया जा सकता है, वो भी एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से? अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे के मायने क्या हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर देखी होंगी कि किस तरह से उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारे साथ में शिवोम मिश्रा, हिंदू नेता, जुड़ रहे हैं। शिवोम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। शिवोम जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। जगदीश ठाकुर बयान देते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, उनका जो भी बयान हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कोई इस देश के ठेकेदार नहीं है, ना इस देश के मालिक है कि जो उनको अधिकार दिया जाए कि सबसे पहले किसको अधिकार देना है, किसको नहीं देना है। यह एक जुमला हो सकता है हमारे ख्याल से, क्योंकि वो
गुजरात में वर्तमान में विरोध पक्ष के नेता के रूप में बैठे हुए हैं, परंतु मुझे कहीं नहीं उनका अस्तित्व दिख रहा है। ये खाली इस तरह की बयानबाजी को देश के सामने रख करके, एक राज्य के सामने रख करके लोगों को कहीं ना कहीं भड़काना चाहते हैं। ये उनकी इस तरह की घटिया राजनीति रही है और उन्हीं की नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की रही है इस तरह की लोगों को धर्म के विवादों में लड़ा करके और निःशुल्क मुफ्त की प्रसिद्धियां पाना। इसलिए इनके इस तरह के बयानों पर किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है देश के लिए जो इनको अधिकार दिया गया हो कि वो कह देंगे तो अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इनके बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर तवज्जो नहीं देनी चाहिए तो फिर हंगामा किस बात का? क्यों विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर हज हाउस बाहर से लिख रहे हैं, वहां पर हंगामा कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस दफ्तर को हज हाउस घोषित करने की मांग कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऐसी बातों से जिन लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं वह अपने अपने स्तर से इसका विरोध कर रहे हैं। भारत के संविधान में जो हमको मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो उनका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे वह इस विषय को समझेंगे, क्योंकि जब हाथी बाजार में चलता है तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको जो शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी नेता के संबंध में आपने इस तरह के जो मुहावरे का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल भी एबी स्टार न्यूज जो है इसकी अनुमति आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए? आपको अपना जो आपने कहा है लास्ट में वो जरूर वापस लेना चाहिए। एक स्पष्ट बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि नहीं वो ठीक है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल भी एबी स्टार न्यूज के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी उसकी वो परमिशन आपको नहीं मिलती है। आप एक बात सुनिए, यहाँ पर मेरे मौलिक अधिकारों को रखने का कानून भी अधिकार देता है और आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत प्रक्रिया, मेरा व्यक्तिगत ये बयान है। लेकिन आप व्यक्तिगत बयान दीजिए, मैं व्यक्तिगत बयान देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं आपको। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, आप व्यक्तिगत बयान दीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। आपको मंच दिया है, आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आप जो है अपनी बात रख सकें। लेकिन किसी भी नेता को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप करेंगे, इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए मंच नहीं है। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा। आप कह रहे हैं कि उनके बयान को जो है वो ज्यादा मोल नहीं देना चाहिए, उनके बयान का मतलब ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। एक सीधा सवाल आपसे पूछूंगा कि चलिए, अगर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर आप वहां पर जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं या बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो हज हाउस लिख रहे हैं वहां पर, तो आप उनको एक विशेष समुदाय का ठेकेदार आप भी बना रहे हैं उन्हें? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए। जब कि एक बात पहली तो ये है कि ये जगदीश ठाकुर जैसे लोग इस तरह की बयानबाजी जो करके देश को एक नई दिशा, विपरीत दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हम धार्मिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वहां पर ये लोग किसी को धर्म विशेष का बता करके या किसी को धर्म के अनुरूप बता करके बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले देश को सही दिशा में लाने की आवश्यकता है। अगर ये स्थितियां हो गई तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इतने फ्री नहीं है कि ऐसे मूर्खों के बयानों पे लगे, परंतु वो देश को दिखाना चाहते हैं वास्तविक स्थिति को। और आज ये जो विषय चल रहा है भारत में, मैं तो कहता हूं ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को अगर खत्म करना है तो हमको विश्व बंधुत्व के मार्ग पर आना पड़ेगा। जो हमारे वेदों की बात थी, इदम एव परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना को अपनाना होगा। और यहाँ पर समानता की बात करनी होगी, सभी बराबर हैं, कोई विशेष नहीं है और कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटे बड़े की राजनीति नेताओं ने करके मात्र और मात्र देश को बांटा है। इसलिए ये जगदीश ठाकुर जैसे लोग हैं, इनकी शान को ठिकाने लाने के लिए इनको 50 जूते मारने चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे ये। देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको ये मंच बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता हूं और आपको इन शब्दों के लिए बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने शब्दों को जो है वो वापस जरूर लें। सबसे पहले देखिए, एक बात आप नहीं ले रहे हैं, वो बात वो अलग बात है, लेकिन आपको इस तरह के शब्दों को सबसे पहले वापस लेना पड़ेगा। शब्दों का प्रयोग करने का मैं बिल्कुल भी आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करें अगर बयान की,
तो जो बयान जगदीश ठाकुर ने दिया है, उस बयान के बाद सियासी गलियारों में शोर जरूर सुनाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी ही बात मनमोहन सिंह ने भी पहले अपने संबोधन के दौरान कही थी। और जब हमने हिंदू नेता शिवम मिश्रा से इस मुद्दे पर चर्चा की तो उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उस शब्दों की इजाजत एबी स्टार न्यूज बिल्कुल भी कतई नहीं देता है। अब किसी पार्टी से उनके बयान को लेकर के आप समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जूते मारना उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों की इजाजत बिल्कुल भी एबी स्टार न्यूज नहीं देता है। चलिए, मनमोहन सिंह का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन क्या मनमोहन सिंह ने सचमुच इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? क्या उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय का देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक है? ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा था वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारा जो सामूहिक प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश करने की जरूरत है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में संबोधन कर रहे थे, 9 दिसंबर 2006 का उनका ये संबोधन है। और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। मनमोहन सिंह ने यह भाषण इंग्लिश में दिया था, उसका हम अनुवाद करके आपको दिखा रहे हैं। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा उन्हें मिल सके। ये मनमोहन सिंह ने कहा। तो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो आपकी स्क्रीन पर है। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय नहीं कहा था। जिन लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है उनका उन्होंने जिक्र किया था। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा था वो हमने आपको सुनाया। शिवम मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें तब तक कुछ बोलने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं इस मंच का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मेरी भी इस मंच के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं तब तक उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दे सकता हूं जब तक वो अपने शब्दों को वापस नहीं ले लेते हैं। शिवम मिश्रा जी, आप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, क्या आप अपने शब्दों को वापस ले रहे हैं जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था? क्योंकि जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है उन शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत मैं तो आपको बिल्कुल नहीं दे सकता हूं और ये मंच आपको बिल्कुल नहीं दे सकता है। एक बात मेरी सुनेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात मैं पूरी तरह से सुनूंगा। पूरा देश आपकी बात सुन रहा है, लेकिन आपको शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना होगा। देखिए, जब ऐसे लोग जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करें, इतिहास में लिखा गया है सठे साठ्यम समाचरित। अगर इस बात का आप खंडन करते हैं कि अगर जैसे गलत लोग हैं उनको अगर वैसा दंड न दिया जाए। सुनिए, सबसे पहली बात मेरी बात आप पहले पूरी तरह से सुन लीजिए। आप कोई जज नहीं बैठे हैं वहां पर, या मैं कोई यहां पर जज नहीं बैठा हूं। कौन सही है कौन गलत है उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर आपको आपत्ति है आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन पर आपको जरा सी भी ग्लानि है, या फिर आपको लगता है कि आपने उन शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। इसलिए मैं आपको इस मंच का ज्यादा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ में जुड़े। लेकिन यहाँ पर जो बात अब हम कर रहे हैं कि जगदीश ठाकुर ने जो बयान दिया है उस बयान के मायनों को अगर समझने की कोशिश करें तो उस बयान के पीछे बहुत बड़ी बातें छिपी हुई हैं। आपको याद दिला दें कि गुजरात विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होने हैं और गुजरात विधानसभा के चुनावों में अल्पसंख्यक समुदाय की अगर भागीदारी की बात करें तो 10% के करीब अल्पसंख्यक समुदाय का यहां पर वोट बैंक है। और जब 10% के करीब का वोट बैंक है तो फिर अगर कांग्रेस के वोट बैंक की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय से करीब 64% वोट बैंक कांग्रेस को मिलते हैं, यानी कि करीब 64% वोट कांग्रेस के पाले में पड़ते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ में रखना बेहद जरूरी है। आखिर कांग्रेस की परेशानी क्या निकलकर सामने आ रही है, वो कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से जगदीश ठाकुर को यह बयान देना पड़ा है? चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। तो
तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की परेशानी गुजरात में बढ़ती जा रही है, और अगर गुजरात में कांग्रेस की परेशानी बढ़ रही है तो फिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। कांग्रेस को अल्पसंख्यक क्यों याद आए हैं, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। गुजरात में कुल आबादी का 10% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, यानी कि जो कुल आबादी है उसके 10% मुस्लिम वोटर हैं। 25 विधानसभा सीटों पर इनकी निर्णायक भूमिका रहती है, और मुस्लिम वोटर इन 25 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, यानी कि जीत हार का फैसला जो है वो मुस्लिम वोटर करते हैं। गुजरात चुनाव में अब एआईएमआईएम की सक्रियता से कांग्रेस को सेंधमारी का डर सताने लगा है। एआईएमआईएम ने वहां पर चुनाव लड़ने की बात कही है। आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 2017 के चुनावों में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को भी वोट डाला था। अगर 2012 से तुलना करेंगे तो 5% ज्यादा वोट जो हैं वो बीजेपी को यहां पर मिले थे। हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की जो युवा तिकड़ी गुजरात में थी वो बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर की जो तिकड़ी थी वो गुजरात में फेल हो गई है। वो ये बड़ी वजहें निकलकर सामने आ रही हैं जिसकी वजह से अब इस तरह का बयान देते हुए जिग्नेश ठाकुर, माफ कीजिएगा, जगदीश ठाकुर नजर आ रहे हैं। 1990 के बाद से जो जातीय फॉर्मूला है वो कांग्रेस का कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पिछले 27 सालों से बीजेपी वहां पर शासन में है, और सत्ता का किंग मेकर माने जाने वाले पाटीदार समुदाय में बीजेपी की पैठ है। पाटीदार समुदाय में अपनी पैठ जमाने में कांग्रेस पार्टी नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये बयान अब मजबूरी में उन्हें देना पड़ रहा है, क्योंकि जो वोट बैंक उनका मजबूत वहां पर माना जाता है वो हाथ से निकल रहा है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तीसरा देखें तो आम आदमी पार्टी वहां पर पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, सीट जरूर नहीं मिली थी, लेकिन खतरे की घंटी कांग्रेस पार्टी के लिए बन सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो जनाधार है वो लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत करना है, जो अपना मेन वोट बैंक है उसको कैसे अपने साथ रखना है, इस पर मंथन करती हुई नजर आ रही है। जातीय समीकरणों पर नजर डालें, गुजरात के पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 52% वोट बैंक है पिछड़ा वर्ग का। 146 जातियां इसके अंतर्गत आती हैं। पाटीदार समुदाय जो किंग मेकर माना जाता है 16% भागीदारी पाटीदार समुदाय की है। मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो 10% भागीदारी मुस्लिम समुदाय की है। दलित 7%। इसके अलावा सामान्य जातियों की बात करें तो 5% सामान्य जातियों की भूमिका यहां पर रहती है, और यही वो बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से जगदीश ठाकुर ने यह बड़ा बयान दिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जुबैर हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। जुबैर, जिस तरह का बयान जगदीश ठाकुर की ओर से दिया गया है उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया, और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो क्या लगता है आपको, मजबूरी, पॉलिटिकल जो जरूरत है उसको पूरा करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी? जिस तरीके से आपने ये बताया कि इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, चुनाव को देखकर ये अगर हम अंदाजा लगा लें कि इस चुनाव को लेकर ही ये सारी प्रतिक्रिया चल रही हैं, तो इसमें कोई लाजमी बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जितना भी अल्पसंख्यक समाज है गुजरात में वो उनसे जुड़ जाए, क्योंकि आप हाल ही में आपने बताया कि हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद कांग्रेस की युवा नेताओं को बड़ा झटका लगा, और कांग्रेस की युवा के जो समर्थन मिल रहा था उसको भी बड़ा झटका लगा। तो इस तरीके से जो जितने भी गुजरात में नेता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, अगर हम मीटिंग की बात करें, अल्पसंख्यक मीटिंग जो हुई थी उसमें इन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तिजोरी वाला बयान इनको लेकर कि भारत की तिजोरी पर सबसे पहले हक अल्पसंख्यक समाज का होना चाहिए। इसको लेकर भी राजनीतिक की तरफ से देखा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि अगर माने, उन्होंने खुद अपने बयान के बाद ये कहा था कि 20,000 से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं 60 सीटों पर जिनका निर्णय होता है। गुजरात में ऐसी 60 सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक समाज के 20,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। तो जाहिर तौर पर उस बयान का मतलब था कि वह अपने पार्टी में अल्पसंख्यक को जोड़ना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका अहम निभा सकें। इसी तौर पर अगर हम बात करें
बजरंग दल के नेताओं की हज हाउस का, जैसे कांग्रेस कार्यालयों पर हज हाउस के पोस्टर चिपका दिए गए, पोस्टर लगा दिए गए, कालिक पोती गई। तो अगर हज हाउस की बात करें तो राजनीति में हमें पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में भी हज हाउस का जिक्र हुआ है। अखिलेश यादव ने कई हज हाउस बनाए थे जिसको लेकर राजनीति गरमाई थी। सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदायों को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने यह फैसला किया था। इससे पहले अगर अभी की हम बात करें तो 1 साल पहले भी हज हाउस का मुद्दा दिल्ली में उठा था। दिल्ली के सेक्टर 22 द्वारका में हज हाउस का निर्माण है जो पहले से रुका हुआ था, जिसके चलते ये निर्माण शुरू करने की मांग उठी और उसको लेकर फिर भी वहां प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिस तरीके से उस हज हाउस की निर्माण पर रोक लगाए थे, क्योंकि अनुमान लगाया गया था कि 93 करोड़ का ये बजट है जो हज हाउस को बनाने के लिए लगा है। इसको लेकर भी बजरंग दल के नेताओं ने और हिंदू विश्व परिषद के नेताओं ने वहां पर प्रदर्शन भी किया था और खुद बीजेपी भी इसमें शामिल हुई थी। तो अगर हज हाउस की लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर यह साफ देखा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके के मुद्दे अभी से उठ जाएं, इसको लेकर ये सारी चीजें की जा सकती हैं। इस तरीके का एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमारी सहयोगी सपना वर्मा भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सपना, एक अहम सवाल जो पूरी चर्चा में निकलकर सामने आ रहा है कि संपत्ति पर पहला हक, ये सवाल उन्होंने उठाया कि अल्पसंख्यक समुदाय का संपत्ति पर पहला हक है, लेकिन क्या जब संपत्ति पर हक की बात आती है, संपत्ति के लिए हमने विवाद होते हुए देखे हैं। आप यूपी की खबरों में आपने देखा होगा किस तरह से संपत्ति को लेकर के वो कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जब देश की संपत्ति की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं उस पर हक की अगर बात करें तो किन लोगों का सबसे पहला हक होना चाहिए, और कहीं आपको नहीं लगता कि जो गरीब समुदाय है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनका पहले हक होना चाहिए? देखिए, मैं इस पर यही कहूंगी कि देश की जब संपत्ति की बात आती है तो उस पर एक आम आदमी का और उस प्रत्येक इंसान का हक होना चाहिए जो कि मेहनत मजदूरी कर रहा है, और उन लोगों का हक होना चाहिए जिन्हें दबाया कुचला, जिन्हें कहते हैं कि माइनॉरिटी भी कहते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों का हक होना चाहिए जो काफी ज्यादा शोषित हैं। एक ऐसा वर्ग जो काफी समय से ज्यादा उन जातियों का, आदिवासी समुदाय का, उन लोगों का हक होना चाहिए जिनकी आवाज अभी भी कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो मुझे लगता है, क्योंकि हमें जर्नलिज्म में भी यही सिखाया जाता है कि हमें उन लोगों की आवाज उठानी चाहिए जिनको आवाज नहीं मिलती या जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इस पे उन लोगों का हक होना चाहिए। रहा सवाल इनके बयान का, तो इन्हें सडनली कैसे याद आ गया अल्पसंख्यक का बयान, क्योंकि राजनीति है और जिस तरीके से इलेक्शंस नजदीक हैं तो इन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए सियासत करने के लिए, इन्हें कोई ना कोई चाहिए मुद्दा अपनी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि उसी के दम पर तो ये आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल करेंगे। और हो सकता है कि ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करके अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं, और उस वजह से इन्होंने सडनली जिस तरीके से उन जगदीश ठाकुर का जो बयान निकला है अल्पसंख्यकों के लिए, अचानक उन्हें अल्पसंख्यकों से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर अब इसको लेकर जो है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। यहां पर इन्होंने बयान दिया, और दूसरी तरफ जो विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया वो भी गलत है। मैं उसका भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। किस तरीके से राजीव गांधी की मूर्ति पर भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी मूर्ति पर किस तरीके से जो किया गया है वो बेहद ही अशोभनीय है और गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी मूर्ति पर भी हज हाउस के कई स्टिकर्स चिपका दिए गए और वहां पर भी हज हाउस के स्टिकर चिपका दिए गए। तो मुझे लगता है कि इस पर भी, क्योंकि जिस तरीके से अगर माहौल को, अगर मान लीजिए कि वो कोई भी नेता इस तरीके के बयान देता, आने वाले समय में भी देखा गया कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भी काफी सियासत शुरू हुई, और उस वजह से कितने सारे हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए, और फिर उस वजह से एक चीज और भी देखी गई कि देश में कई सारी हिंसक घटनाएं नुपुर शर्मा के बयान के बाद से तेज हो गई हैं। अब जब इनका बयान सामने आया तो माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो एनी टाइम तैयार रहते हैं इस तरह के बयान को लेकर। अब जुबैर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जुबैर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जिस तरीके से जगदीश ठाकुर ने ये बयान दिया है, इस तरीके से अगर आप पूरा बयान सुनेंगे, इस बयान में उन्होंने और भी जिक्र किए हैं जिस तरीके का बीजेपी की तरफ से या और जितने भी दल की तरफ से बात और गुस्से की बात उठानी चाहिए। इस तरीके का बयान मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने अपने शुरुआती बयान में ये कहा था कि बिना नाम लिए, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और शुरुआती दौर में सीधी टिप्पणियां कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो तोता बैठा है उसकी जादुई शक्ति गुजरात में है, तो उसकी हमें गर्दन मरोड़नी है। इस बयान को लेकर भी ज्यादातर राजनीति हुई और कई जितने भी नेता उस बैठक में बैठे थे सबने तालियां बजाई। तो सीधे तौर पर उनके बयान को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि वह बीजेपी से डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है गुजरात में। इससे पहले ही पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी सत्ता नहीं हासिल कर पाई थी। लेकिन इस तरीके की कोशिश फिर से कांग्रेस करने की उम्मीद में है। बट
जैसा कि पिछले दिनों गुजरात की स्थिति देखी होगी आपने कि कई नेता बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो बीजेपी का संगठन गुजरात में मजबूत होता जा रहा है। इस तरीके के वार, तीखे वार करना सभी बैठकों के दौरान, संबोधन के दौरान, इस तरीके के तीखे वार करना आप ज्यादातर देखे जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने के नजदीक है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरह के बयान सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह से हमारे सहयोगी जुबैर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के की है, बेहद शर्मनाक है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद अपने आप में उस पद की गरिमा है और उस पद की गरिमा का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। दिवाकर जी, राजनीतिक मायनों को अगर समझें, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, देश की संपत्ति पर हक की बात करें। क्या देश की संपत्ति ऐसा तो है नहीं कि किसी उसको मानकों में अगर आप देखें कि किस मानक के आधार पर उस संपत्ति को पर किसी एक समुदाय का हक बता दिया जाएगा, क्योंकि देश की संपत्ति की जब बात आती है तो फिर देश में उस वर्ग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिस तरह का जिक्र सपना वर्मा ने किया। आपको नहीं लगता कि एक समुदाय से केवल अपने वोट बैंक के लिए जोड़ करके देखना, इसकी निंदा होनी चाहिए पूरे देश में? सोहन, हम आप अगर निंदा करते हैं तो हम आप एक्टिविस्ट मान लिए जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारी सहयोगी सपना भी कह रही थी कि ऐसा जर्नलिज्म में सिखाया जाता है। खैर, ये परंपरागत तरीके हैं, लेकिन सत्य यह है कि इस देश के 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और जर्नलिस्टों की जो नई कतार में अब हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई बातें क्यों कही जा रही हैं। कोई व्यक्ति, किसी का अधिकार है 75वें वर्षगांठ पर तब हम ये सोचें कि इस पर तुम्हारा अधिकार है, मेरा अधिकार है, इसकी चर्चा की जाए और इस चर्चा के माध्यम से पूरा ध्रुवीकरण किया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि गुजरात में उन्होंने तोता शब्द का यूज किया कि एक हरा तोता बैठा है और उसकी गर्दन में रोड़नी है, जैसा कि जुबैर ने बताया। देखिए, मोदीनॉमिक्स का जो एक कमाल है और जो एक गुजरात मॉडल है, वो सचमुच में विकास का मॉडल है और उस विकास का मॉडल है इसलिए कहा जा सकता है कि गुजरात और गुजरातियों को आप ऐसा समझिए मत, क्योंकि पूरी दुनिया में और विशेष करके यूरोप के बड़े देशों में गुजरातियों का जो कमाने का तौर तरीका है वो किसी के पास है नहीं। और उस गुजरात को एक विकास का मॉडल दिया था मोदी ने। उनकी और मुद्दों पर और बातों पर और सोच पर मैं नहीं जा रहा हूं, सीधे मुद्दे आपने तिजोरी से शुरुआत की और वो एस्टैब्लिश हुआ विकास का वो मॉडल जब वहां पर भूकंप आया और एक स्थिति बदली। 27 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं पाए। और जैसा कि आपने पिछले चुनाव का जिक्र किया, हमने उसको बहुत नजदीक से कवर किया था, किसी दूसरी संस्था में मैं था और बहुत नजदीक से जाकर के मैंने देखा था। वास्तव में वहां पर घर घर में विकास है और ठीक वैसी स्थिति है जैसे ममता की कोई एक लोकप्रियता की स्थिति बंगाल में है। इसलिए सचमुच में एक बार फिर मोदी के ही नाम पर वहां पर चुनाव होगा और उस चुनाव में हम आपको वस्तुस्थिति बताते हैं कि फिर मोदी में वो चुनाव होगा। तीसरी बात, अब आप आते हैं कि जगदीश ठाकुर को यह कहना क्यों पड़ा। कहना इसलिए पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है और कांग्रेस का अगर जनाधार वहां पर खत्म हुआ तो सोहन, जिस बात का जिक्र करना चाहिए और जो ग्राफिक्स के जरिए आप बता रहे हैं, जिस पाटीदार समुदाय में एंट्री करने के लिए युवा टर्क्स लाए थे और उसमें से भी सब बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। और यही विडंबना है कांग्रेस की, वो राजनीति का कि वो अपने कुनबा ही नहीं संभाल पाते, क्रिएट बहुत कुछ करते हैं। वो स्थिति हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश में हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों को खोया, बैकवर्ड्स को खोया, ऊंचे में ब्राह्मणों को खोया, उसके बाद राजपूतों को खोया और कांग्रेस की आज स्थिति है कि प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 2 सीट भी नहीं जिता पाती हैं, बहुत मुश्किल से। ठीक वैसी स्थिति वहां ना आ जाए अगर, देखिए मैं आपको बहुत आज ही बात ही बता देता हूं, नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन नंबर 2 की वो स्थिति कहीं आम आदमी पार्टी ने ग्रहण कर ले, इसलिए ये बयान बहुत सोचा समझा हुआ है और दिया गया है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी वहां पर जिस एजेंडा के साथ जा रही है, एक तो फ्री का एक एजेंडा है और उस एजेंडा पर हम अभी चर्चा नहीं करते, लेकिन उस एजेंडा में अरविंद केजरीवाल जिस सघन तरीके से गुजरात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वहां पर चुनावी यात्रा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा डर लग रहा है सोहन, जो आने वाले समय में एनालिसिस का विषय बनेगा कि गुजरात से कहीं उनकी जमीन ही न खत्म हो जाए। और अगर ऐसा होता है
तो एक राष्ट्रीय पार्टी की जो अस्मिता होती है वो खोने का डर होगा। अच्छा, एक अहम आपने बात आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, इतना खतरा महसूस नहीं हुआ था क्योंकि खाता भी आम आदमी पार्टी का वहां पर नहीं खुला था, इतनी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी थी। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, हाल ही में वहां पर गए थे और जिस तरह से फ्री स्कीम की वजह से श्रीलंका का क्या हाल हुआ है वो तो हम देख रहे हैं, उस पर हम जाएंगे भी नहीं अभी। क्या कांग्रेस के पास इस तरह के बयान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है? सवाल मेरा इसलिए ये अहम है क्योंकि इस तरह के बयानों में हमने कांग्रेस की सियासत डूबती हुई देखी है और वो डूबते हुए हम पूरे राज्य दर राज्य देखते हुए आ रहे हैं। और ये बयान उनके लिए मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि 64% जो मुस्लिम समुदाय है उसका वोट कांग्रेस पार्टी के, जितने वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं उसका कुल उतना होता है। तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था उस समुदाय को साधने का? और अगर इस तरह के बयान देते हैं तो उसका अल्पसंख्यक समुदाय पर क्या असर पड़ता है? और दूसरा एक और अहम सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता या फिर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर हज हाउस का पोस्टर लगा देते हैं, हज हाउस लिख देते हैं, कालिक पोत देते हैं, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय का ठेकेदार बना रहे हैं जो आप वहां पर हज हाउस लिख रहे हैं? दूसरे शब्दों का इस्तेमाल भी वहां पर किया जा सकता है। देखिए सोहन, आपके सवाल में ही देखिए कैसी एक अजीब सी कुंठा, मजबूरी, एक परेशानी एक जर्नलिस्ट के रूप में कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वास्तव में यही सवाल है जो गुजरात से उठ सकती है, उत्तर प्रदेश से उठ सकती है, देश के किसी भाग से उठ सकती है और दिल्ली तक आ सकती है कि क्या मोदी को घेर लेने, उनसे चिढ़ जाने, उनके खिलाफ एजेंडा बनाने के अतिरिक्त मोदी और मोदी के पार्टी को घेरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सवाल बहुत बड़ा है और बहुत अहम है। सवाल यह उठाया जाता कि मोदी के गुजरात में, आज शायद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सुनना चाहिए, मोदी के उस गुजरात में जहां 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने और गुजरात का एक मॉडल मोदी के दौर में हुआ, वहां पर मुसलमानों का वास्तविक विकास कितना हुआ, अगर इस डाटा को इकट्ठा कर करके वहां पेश किया जाए और तब जगदीश ठाकुर ये बात बोले होते तो कितना मजा आता है। लेकिन बहुत ऊपरी तौर पर यह सब काम हो रहा है। वास्तव में यहां पर बयानबाजी और पुराने तरीके से, मैं आपके तीनों सवालों का उत्तर दे रहा हूं, पुराने तरीकों से मुस्लिमों को साधने की कवायद चली आ रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण, सीधा शब्द मैं बोलता हूं, तुष्टीकरण ही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण। मैं मानता हूं कि मुस्लिम समुदाय को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस उनके माइंडसेट को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती है। और हम पत्रकार जो परंपरागत तरीके से सोचते हैं कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अरे माइनॉरिटी की उनकी भी तो समस्या, रोटी पानी, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के संदर्भ में जब गुजरात का एक विकास मॉडल है पूरी दुनिया में, मुस्लिम समुदाय उस 27 साल के शासनकाल में गुजरात के स्तर पर कितना आगे पहुंचा। अगर कांग्रेस इस चुनाव में इतना दिखाने की स्थिति में हो तो शायद ये एक बेहतर तरीके से किसी भी मॉडल को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को घेरने का तरीका हो सकता है। लेकिन ये वो अपना नहीं सकते क्योंकि एक विधायक भी वही बोले कि वो तोता को हम मरोड़ देंगे, एक बड़ा कार्यकर्ता भी वही बोले, प्रदेश अध्यक्ष भी वही बोले, और माफ करिएगा मुझे कहना पड़ता है, मुझे शायद नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, राहुल गांधी भी वही भाषा बोले। तो ऊपर से नीचे अगर व्यक्ति से चिढ़ का एक सिद्धांत एक पार्टी का जो अखिल भारतीय स्तर की हो, वहां पर यह व्यक्त किया जाए जिसमें आंकड़े न दिए जाएं, तो वो स्थिति ऐसी ही होगी। रही बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हुआ क्या बजरंग दल या इन जैसे संगठनों का यही एक तरीका होता है। देखिए, जितने भी, ये पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि संघ परिवार का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हर एक पार्टी या संगठन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और जितने भी ये संगठन है वो हिंदू थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आरएसएस एक विचारधारा के स्तर पर होती है जो देश सेवा के नाम पर, उसका एक 100 साल का इतिहास है। और उसको अगर कहा जाए तो नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस की तारीफ की है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन बातों को समझने के लिए संघ परिवार के थॉट प्रोसेस को समझते हुए अगर बजरंग दल को आप सीधे प्रधानमंत्री से या किसी राज्य के मुख्यमंत्री से जोड़ देंगे तो सोहन ये भी जनता समझती है। सवाल यह है कि आप बहुत ही निचले स्तर के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा जुड़ा करके उसको देश के प्रधान से जोड़ते हैं, और जबकि देश का प्रधान कहता है तो इस देश के 130 करोड़ आवाम पर हमें भरोसा है, हमें उन भारतीयों पर भरोसा है। तो देखिए, इस चिढ़ने से, और यही जो चिढ़ का फंडामेंटल है, इससे जो नैरेटिव्स बनता है ना, उसी से मोदी अपरिहार्य रूप से
2024 का मिशन भी फतह कर रहे हैं और इसी गुजरात से वो बात सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि मोदी के इकोनॉमिक्स को हरा देना, उनकी सोच को हरा देना। सबसे बड़ा डर कांग्रेस का अब है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल जितना ही वहां पर प्रासंगिक होंगे, कांग्रेस की प्रासंगिकता उतनी ही नीचे जाएगी सोहन। और जब कांग्रेस तीसरे नंबर पे चले जाएगी तो आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो खैर नंबर 1, 2 पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे हालात ना हो जाए और अगर गुजरात में ऐसा हुआ जो सिंबॉलिक तौर पर मोदी का गृह राज्य है, तो फिर अखिल भारतीय स्तर पर 2024 आते आते या उसके पहले ये स्थिति बन गई, क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होना है, यकीन मानिए फिर शायद ममता को बंगाल से बयान देना पड़ेगा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बस की बात ही नहीं है 2024 वो तो विपक्ष को, और ये कह भी रही हैं। तो इसके पीछे सोहन राज ये है, इसलिए ये जो बयान दिया गया है ये बहुत सोच समझ के दिया गया। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। दरअसल आपने कहा था कि कांग्रेस के पास में पूरा डाटा होना चाहिए कि इन मुद्दों को लेकर के, मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को लेकर के उनके पास डाटा होना चाहिए कि अगर आप उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश भी अगर एक राज्य में कर रहे हैं तो इस तरह के बयान न दें, उनके मुद्दों को उठाएं। एक डाटा मैंने भी रखा है, भले कांग्रेस पार्टी के पास हो ना हो, 1990 के बाद से, दरअसल 1990 से पहले जो कांग्रेस जिस राजनीति को गुजरात में लेकर के आगे बढ़ रही थी उसका फायदा 1985 तक मिला था। 1990 के बाद में उसमें बदलाव जरूर देखने को मिला है। मुस्लिम वर्ग की बात तो हो रही है, लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो है वो घटता जा रहा है। विधायकों की संख्या हो, क्यों मुस्लिम प्रतिनिधित्व घट रहा है? आप इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हो, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है अगर उसके मायनों को समझें तो उसके मायने अपने आप में बड़े हैं। और मनमोहन सिंह का नाम उन्होंने इसमें जोड़ा है, जबकि उनके बयान के मायने क्या थे वो मैंने ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश भी की। प्रधानमंत्री ऑफिस में उसका पूरा डाटा रहता है, तो वहां से मैंने वो डाटा निकाला था, उसका ट्रांसलेशन करके मैंने स्क्रीन पर दिखाया भी। तो उस बयान को लेकर के हालांकि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व घट रहा है। क्या आप प्रतिनिधित्व देकर के, अगर आपको मुस्लिम समुदाय में जो पैठ है आपको लग रहा है कि आपके हाथ से खिसक रहा है, प्रतिनिधित्व देकर के आप कीजिए उनको, या फिर मैं ये इस बात को थोड़ा सा दूसरे अंदाज में अगर कहूं, और मेरी बात को आप जरूर समझने की कोशिश करिएगा, और शायद अगर कोई मुस्लिम समुदाय से भी लोग जो जुड़े हैं एवी स्टार न्यूज को जो देख रहे हैं वो समझें, उनको देने की क्या बात है। इस देश का वो नागरिक है। क्या इस देश में अब्दुल कलाम की तरह सोच नहीं हो सकती? क्या इस देश में ऐसे गुलाम नबी आजाद की तरह सोच नहीं? मैं पार्टी से स्तर पर नहीं, गुलाम नबी आजाद को एक नेता के तौर पे मैं बहुत ही बेहतरीन नेता मानता हूं। मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम समुदाय को इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठ करके आपको, अब जैसे ओवैसी साहब हैं, वो एक ही बयान पूरे देश में मुसलमानों की ही समस्या है बहुत पढ़े लिखे, लेकिन आप देख लीजिएगा उनके दायरे बड़े सीमित हैं। सीमित दायरे के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और समस्या ये है कि कोई क्यों दे, यही तो कांग्रेस ने अब तक किया। माफ करिएगा, मुझे अब बहुत खुल के बोलना पड़ा। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति में उस समुदाय का विकास नहीं है। शायद ये मुस्लिम समुदाय अभी भी एनालिसिस नहीं कर पा रही है। अरे इस समुदाय को तो ये सोचना चाहिए कि आपको नेतृत्व खुद क्रिएट करना है। इस देश में 20 करोड़ से अधिक मुसलमान है, पाकिस्तान से अधिक संख्या है, और नेतृत्व करेंगे तो आप मुसलमानों के ही नेता तो होंगे नहीं, आप हिंदुओं के बीच में भी रहेंगे, और वही नेता हो सकता है जो दोनों में मान्य हो। क्या कारण है कि आपकी वो जादू, आपकी वो सोच नहीं चल पड़ रही है? पिछले 8 साल में सिर्फ मोदी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के तहत आप आगे बढ़ने के आदी हो चुके हैं। और तुष्टीकरण का मतलब, एक बार सोहन, कम से कम एबी स्टार न्यूज के माध्यम से लोग जरूर समझे, तुष्टीकरण का मतलब है आपका ईगो सेटिस्फाइड कर देना, और आपका सेटिस्फाइड किया तो जा रहा है लेकिन अंदर खाने आपको बहुत कमजोर किया जा रहा है। सवाल यह है कि आपको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए, यहां पर पीएफआई जैसे संगठन हो, यहां पर इस्लामिक साम्राज्य बनाने की बात की जाए। अगर इस मुस्लिम समुदाय से 1% भी नेता निकलने, कौन होता है बोलने वाला? इस देश को हम हैं या वो ठेकेदार जो ये कहते हैं कि इसको इस्लामिक, वहां पर वो चुप हो जाते हैं। तो सवाल होता है कि सीमित दायरे में रखने का काम हुआ है 40-45 सालों से। मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम समुदाय को अभी मानना चाहिए कि अल्पसंख्यक शब्द ही खत्म, इस देश के वो नागरिक हैं। हम आज ये चिंता करें और मुस्लिम समाज के व्यक्ति सुनते हैं तो उनको रिएक्ट करना चाहिए इन बातों में। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, भारतीय शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। एक अहम चर्चा ये है, हो सकता है कि समय की सीमाएं हमारी हैं, ये बहुत जरूरी है
कि हम देने वाले कौन होते हैं, वो दे लें, खुद आए। और ऐसा तभी कर सकते हैं जब वो मुसलमानों की बात ना करें। उनके लिए हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। ये मुस्लिम समुदाय का कोई नेता अगर नेता बनना चाहता है तो सवाल तब उठते हैं ना जब हमने धर्म के रूप में धर्म के रंग चढ़ते हुए सियासत पर देखे हैं। हमने देखा है, मंदिर जाते हुए भी देखा है, मस्जिद जाते हुए भी देखा है। और सवाल तब उठते हैं कि जब एक नेता आकर के उसी पार्टी का इस तरह का बयान देता है। क्योंकि समय के दायरे की आपने बात की, समय के दायरे में मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए ज्यादा मैं आगे बात को नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन जब इस तरह का बयान किसी प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष देता है तो क्या पार्टी आलाकमान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं राहुल गांधी का ट्विटर खंगाल रहा था, सोनिया गांधी का भी खंगाल रहा था, मैंने पूरा खंगालने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं का सुबह से मैं देख रहा हूं, एक बयान सामने नहीं आया। बस बयान एक ये प्रवक्ता का आया है, नाम मैं उनका भूल रहा हूं, कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है, हम उस पर अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई करेंगे। अब सोहन, फिर वही बात है कि क्या कहा जाए, 2024 का चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव में इतनी बड़ी जीत, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, और राष्ट्रपति के चुनाव के जीत की घोषणा होने के पहले टीएमसी ने कहा कि हम उपराष्ट्रपति के पद के लिए जिसको खड़ा किया गया, हमसे पूछा। ये इतने ज्यादा अस्थिर विपक्ष और उसमें उठाए जा रहे मुद्दे, और गुजरात से ये जो मुद्दा उठाया गया है एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, विधायक के तौर पर, ये इस बात की तस्दीक है कि विपक्ष के पास इस दायरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। और जब तक ये रास्ता नहीं सूझेगा सोहन, मोदी मय ये देश रहेगा रहेगा रहेगा। इस एनालिसिस के बाहर एनालिसिस हो ही नहीं सकता। कारण यही है कि किसी को आप चेक तभी कर सकते हैं और उसको बैलेंस तभी कर सकते हैं जब आप उसके पूरे थॉट प्रोसेस के ऊपर अपने थॉट प्रोसेस को रखेंगे। उसके लिए कांग्रेस को भी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि पार्टी का जो आला कमान है उस तरह के मुद्दों पर बोलेगा। लेकिन जब देश की तिजोरी की बात होती है तो आपको यह समझना होगा कि देश की तिजोरी पर सबका हक है। किसी एक वर्ग या समुदाय का कोई मानक आप नहीं बना सकते हैं, और एक विशेष समुदाय का हक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सबसे पहला हक उन गरीबों का है जिन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जानी चाहिए। उम्मीद ये करेंगे कि जो सरकार की तिजोरी है उसमें जो धनराशि है वो सही जगह पर खर्च होगी, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासतौर पर जो गरीब तबका है, जो गांवों में विकास की राह देख रहे लोग हैं, पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े हैं, उन तक वो विकास की रोशनी पहुंच सके। बात जब तिजोरी की हो रही है तो बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जो अपनी तिजोरी तो नहीं भरना चाहते हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानें लगाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। देश में महंगाई को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। सदन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। और दूसरी तरफ 2 तस्वीरें, अगर उन तस्वीरों को मैं शब्दों से आपको समझाने की कोशिश करूं, जब हम किसी रेहड़ी पटरी पर कोई सामान खरीदते हैं तो मोलभाव करते हैं। अगर रेहड़ी पटरी का दुकानदार से अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं, कोई सब्जी ही खरीद रहे हैं, वो 10 रुपए की वो सब्जी दे रहा है तो हम कहते हैं भैया जी थोड़ा कम कर दीजिए, 5 रुपए की लगा लीजिए। लेकिन जब हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर सर्विस चार्ज जब हमें देना पड़ता है तो उसे देने से भी परहेज नहीं करते। जब उस महंगे रेस्टोरेंट में हम खाना खाकर बाहर निकलते हैं तो वेटर को टिप देने से भी नहीं चूकते। तो ये महंगाई को लेकर के दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? दूसरा सवाल यह भी कि जब इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर सवाल ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में कई सारे खड़े करती हैं। और एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उस वीडियो को आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, वो रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक भुट्टे की दुकान वहां पर दिखती है, और जब उन्हें वो दुकान दिखती है तो वो वहां पर रुकते हैं, भुट्टा खरीदते हैं। उस वक्त उन्होंने उस भुट्टा बेचने वाले से क्या कहा वो आपको सुना देते हैं। 45 रुपये इतना महंगा दीजिए। 15 रुपए का है। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बताए, लेकिन भुट्टा नहीं, तो यहाँ तो फ्री में मिलता है भाई।
फ्री में हाय 5 रुपए का खरीद के क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र। हाँ? धर्मेंद्र बेटा राम, तुम 15 रुपयों में बेचते हो, क्या कीजिए है? कितना केजी है? भूटा हाँ किलो में क्या भाव बेचते दर्जन में बिकते हैं? अरे ये दर्जन में बिकेगा तो पर जो सूच के अब महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आपके सामने हैं। जून में 7.01% खुदरा महंगाई थी, मई में 7.04% है। इसमें सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो आरबीआई ने 6% का अनुमान जताया था, जो दर मानी जाती है, उससे अभी भी उसमें सुधार की जरूरत है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत पर नजर डालें तो करीब 80 रुपए $1 की कीमत है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा कोविड के दौरान सप्लाई के मोर्चे पर भी दिक्कतें सामने आई हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्य पदार्थों और तेल के बढ़े दामों की वजह से भी महंगाई चरम पर नजर आ रही है। अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना रुपया निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ सवाल भी जरूर हैं, उन सवालों का भी जिक्र कर लेते हैं। वीडियो आपने देखा, उस वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल, मंत्री जी को 15 रुपया का भुट्टा जो है वो देखकर ही महंगाई का एहसास हुआ है। जब मंत्री जी ने देखा 15 रुपए का भुट्टा, जब उस बच्चे ने कहा कि 15 रुपए इस भुट्टे की कीमत है, तो मंत्री जी कहते हैं अरे बहुत महंगा है, यहां पर फ्री में मिलता, पहले मिलता था। तो क्या तभी वो एहसास हुआ? महंगाई को लेकर के विपक्ष इतने आवाज बुलंद कर रहा है, क्या तब एहसास नहीं हुआ? ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। इसके अलावा और सवाल भी बड़े खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि आखिर महंगाई को लेकर के दोहरा रवैया क्यों देखने को मिलता है। महंगाई की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के पीछे एक सार भी छुपा हुआ है। वो जो सार छुपा हुआ है वो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों का दुख और दर्द छुपा हुआ है कि जब भी वो कोई सामान बेचते हैं तो उनसे मोलभाव किया जाता है। सरकार की जिम्मेदारी क्या इन रेहड़ी पटरी पर बैठे लोगों के प्रति नहीं बनती है? आखिर इन लोगों से मोलभाव कब तक किया जाता रहेगा? ये तो एक युवा आपको कुछ भुट्टे बेचते हुए नजर आया होगा। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब आप रास्तों से गुजरते होंगे, जब एक बूढ़ी महिला, कोई बूढ़ा व्यक्ति सब्जियां सड़क किनारे बेच रहा होता है, तो ऐसे लोगों से भी मोलभाव किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार की इन लोगों के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती है? उम्मीद ये जरूर की जा रही है। और जब मैं सुबह एडिटोरियल टीम से चर्चा कर रहा था तो जो बातें निकलकर सामने आई थी उसमें यह भी जिक्र था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को लेकर के कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा ऐलान कब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये वीडियो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस वीडियो से सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो दोहरा रवैया है उससे बाहर आने की कोशिश भी कीजिएगा, और स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय दुकानदारों, रेहड़ी पटरी लगाने वालों की आप जितनी मदद कर सकें मोलभाव करने के बजाय, क्योंकि बड़े रेस्तरां जहां तिजोरी भरने में लगे हुए हैं, वहीं ये छोटे दुकानदार केवल 2 वक्त के खाने के लिए रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकान लगाने को मजबूर है। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।